शीशे वाले ससुराल में गरीब बहू का मिट्टी का कमरा। ये शीशे का महल धूप से कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरी आंखों पर। लेकिन कुछ भी कहो, ये शीशे का महल है तो बहुत खूबसूरत और कितना आलीशान है। मेरी चिंता दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। आर्यन की उम्र अब शादी की होते जा रही है, वहीं उसके हाथों की रेखाओं में दोष भी है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम करती हूँ, पंडित को बुलाती हूँ, वही कुछ उपाय बताएंगे। कुछ ही देर में उमावती अपने घर पर पंडित को बुलाती है और पंडित आर्यन के हाथों की रेखाओं को देखकर कहते हैं, राम राम। हे प्रभु, आपके बेटे के हाथ में तो बहुत बड़ा ही दुर्बल योग है। आपके बेटे की कुंडली में सर्प दोष है। इसके लिए तो उसकी शादी भी ऐसी ही लड़की से होगी जो सर्प दोष के काल में पैदा हुई हो। और ये शादी विवाह का काम अब जल्दी ही कर लीजिए, क्योंकि खतरा और काल अब आपके बेटे के सिर पर मंडराना शुरू हो चुकी है। उमावती पंडित की बातें सुनकर बहुत घबरा जाती है और वो दूर दूर तक अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिलती। तभी एक दिन, अरे उमावती, उमावती कहाँ हो तुम? सुनैना की आवाज सुन के उमावती नीचे हॉल में आती है। अरे कहाँ थी तुम? कब से मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ। और क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अब तुमसे क्या ही छुपाऊं सुनैना, हुआ क्या है ये तो बताओ। वो बात यह है कि आर्यन के हाथों की रेखाओं में सर्प दोष निकला है सुनैना, जिसकी वजह से उसकी शादी भी किसी ऐसी लड़की से करनी होगी जिसकी कुंडली में सर्प दोष हो। लेकिन मुझे कोई भी लड़की नहीं मिल रही और मुझे डर है कि कहीं आर्यन के साथ कोई हादसा ना हो जाए। वैसे एक लड़की है उमावती जिसकी कुंडली में सर्प दोष है। उसकी माँ पहले मेरे ही घर में नौकरानी का काम करती थी। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं। ठीक है, मैं सोच कर बताती हूँ तुम्हें। देर शाम जब आर्यन घर आता है। माँ, कोई लड़की मिली शादी के लिए? हाँ आर्यन बेटा, एक लड़की मिली तो है, लेकिन वो लड़की बहुत गरीब घर से है। अमीर गरीब से हमें क्या करना है माँ? हमें तो शादी करके बस अपना ये सर्प दोष कटवाना है, फिर छोड़ देंगे उस लड़की को। ऐसे कैसे छोड़ दे बेटा? उस लड़की से शादी कर दी मैंने तुम्हारी तो वो ऑफिशियली तुम्हारी वाइफ कहलाएगी। तो माँ, 6 मंथ के बाद मैं उसे डिवोर्स दे सकता हूँ ना। आप शादी की तैयारी करिए। अब शीशे के महल में रहने वाला रईस परिवार दीपांशी के गरीब घर में रिश्ता लेकर जाता है। अरे आप तो शीशे के महल में रहने वाले लोग हैं, मेरे मिट्टी के घर में कैसे आना हुआ? अरे कैसे बातें करती हैं गायत्री जी आप। घर तो घर होता है, फिर वो मिट्टी का हो या शीशे का। और वैसे भी हमने आपके बारे में बहुत तारीफें सुनी है, इसलिए मैं खुद चलकर अपने बेटे का रिश्ता लेकर तुम्हारी बेटी के लिए आई हूँ। क्या? मुझे तो मेरी तकदीर पर विश्वास नहीं हो रहा। मेरी बेटी शीशे के घर की बहू बनेगी। अब अच्छा मुहूर्त देखकर गायत्री अपनी बेटी की शादी शीशे के महल में करवा देती है। जाओ कनक, कुमकुम की थाल लेकर आओ, तुम्हारी भाभी गृह प्रवेश करेंगी। जी मम्मी, अभी लाई। कनक कुमकुम की थाल लेकर दरवाजे पर पहुंचती है और कुमकुम की थाल को दीपांशी के पैरों के पास रखती है। आओ भाभी, गृह प्रवेश करो। दीपांशी जैसे ही अपने पैरों को कुमकुम की थाल में रखती है, माँ मेरे पैर। दीपांशी दर्द में गृह प्रवेश करती है। ये मेरे पैरों में क्या हो गया? इस लाल लाल कुमकुम की वजह से तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरे पैरों में क्या हुआ है। दरवाजे पर खड़ी कनक ये सब देखकर कहती है, ओहो, बेचारी को दर्द हो रहा है। अभी तो देखो तुम्हारे साथ और क्या क्या होता है। अगले दिन सुबह दीपांशी अपनी पहली रसोई के खाने को बनाने के लिए रसोई में जाती है। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। खैर, मेरे ससुराल की ये शीशे की रसोई कितनी आलीशान है, और ये शीशे के फर्श, इन पर चलने पर तो मुझे खुद की शक्ल शीशे के फर्श पर दिखाई पड़ रही है। दीपांशी खाना बनाना शुरू करती है, तभी उसकी नजर रात के कुमकुम की थाल पर पड़ जाती है। ये तो वही थाल है जिस पर चलकर मैंने गृह प्रवेश किया था। अरे इसमें तो छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं, लेकिन इसमें ये कांच के टुकड़े मिलाए किसने? दीपांशी उस थाली को लेकर आर्यन के पास जाती है। आर्यन जी, ये देखिए, ये वो थाल है जिसमें मैंने कल गृह प्रवेश किया था, और आपको पता है इसमें छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं जिससे मेरे दोनों पैर खूनम खून हो गए। दीपांशी की बातें सुनते ही आर्यन थाली को दीपांशी के मुंह पर फेंक देता है। सारा कुमकुम दीपांशी के ऊपर गिर जाता है। अरे ये क्या आर्यन जी लगा रखा है? और सही हुआ तुम्हारे पैर कट गए। तुम कट के मर क्यों नहीं की? खबरदार जो मेरे पास दोबारा आई तो। और मैं तुम्हें शुरू से ही बता देता हूँ, हमारी शादी कोई शादी नहीं है, ये सिर्फ 6 महीने का एक ढोंग है, जिसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। आर्यन जी,
आप ये क्या बोल रहे हैं? आखिर मेरी गलती क्या है? तभी वहां पर उमावती आती है। अब जब तू सारी सच्चाई जान ही गई है तो जैसी गरीब लड़की को मैं शीशे के घर में एक सेकंड भी नहीं रहने दूंगी। 6 महीने ही तो काटने हैं और तू वो 6 महीने हमारे शीशे के घर के पीछे बने हुए छोटे से एक मिट्टी के कमरे में गुजारेगी। दीपांशी मिट्टी के बने एक कमरे में आती है जो कि बहुत ज्यादा गंदा हो रहा होता है। दीपांशी आंगन से छोटे छोटे घास के सूखे टुकड़ों को उठाकर एक झाड़ू बनाती है जिससे अपने पूरे मिट्टी के घर को वो साफ करती है। घर तो साफ हो गया लेकिन खाना बनाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब एक मिट्टी का चूल्हा भी बनाना पड़ेगा। दीपांशी बाहर निकलती है और जाकर मिट्टी लाकर एक छोटा सा चूल्हा तैयार करती है और फिर अपनी मिट्टी के बने चूल्हे पर अपने लिए खाना बनाकर तैयार करती है। अब दीपांशी खाना खा ही रही होती है कि तभी मिट्टी के कमरे में से मिट्टी का टुकड़ा झड़कर उसके खाने में गिरता है। हे भगवान, इतनी मुश्किल से खाना बनाया था और सारे खाने में ये मिट्टी गिर गई। ये पूरा खाना किड़किड़ा रहा है। दीपांशी खाने को लाकर अपनी मिट्टी के कमरे के बाहर खड़े एक कुत्ते को डाल देती है और आकर जमीन पर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन की तबीयत घर में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। माँ, जब से मैंने उस लड़की को इस घर से बाहर निकाला है तब से मेरी तबीयत हमेशा खराब ही रहती है। कहीं उस लड़की का दोष भी मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोष उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तेरी उससे शादी हुई थी। अगले दिन सुबह दीपांशी अपने मिट्टी के उसी एक कमरे में अपनी साड़ियों से घेरा कर छोटा सा नहाने की जगह बनाती है और वहां बैठकर नहा रही होती है। यहाँ तो मैं जितना नहा रही हूँ मेरे गीले शरीर और पैर पर ये मिट्टी चिपकते ही जा रही है और ये सारा पानी तो जमीन पर फैल गया है और घर पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है। अब कीचड़ होने के कारण जमीन पर रखे दीपांशी के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। चूल्हे पर रखे खानों में भी पानी गिर जाता है। इस छोटे से मिट्टी के कमरे में नहाकर मेरे पूरे घर में कीचड़ हो गया। मेरे सारे साफ कपड़े भी कीचड़ में गंदे हो गए और मेरे खानों में भी पानी चला गया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जहां दीपांशी अपने मिट्टी के कमरे में इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले जो शीशे के घर में रहा करते थे वो भी दिन पर दिन बढ़ती इस भीषण गर्मी से बहुत परेशान होने लगे थे। घर का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था। शीशे में धूप बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही थी जिसके कारण घर का ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा था। तभी एक दिन सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे और तभी अचानक से सभी परिवार वालों का दम घुटने लगता है। ये क्या हो रहा है? मैं सांस क्यों नहीं ले पा रही हूँ? अरे नौकर, सब कहाँ चले गए? जल्दी से इस घर के दरवाजों को खोलो, खिड़कियां खोलो। माँ भैया, कोई जल्दी से मेरे कमरे में आओ, मुझे बहुत सफोकेशन हो रही है। कोई तो आओ। आर्यन लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ आता है कि तभी मेज पर रखा हुआ सोने का फ्लावर पॉट उसके हाथ से जमीन पर गिरता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अरे ये कैसा शोर था? कहीं मेरे ससुराल वालों को कुछ हुआ तो नहीं? दीपांशी अपने शीशे के ससुराल की तरफ आती है जहां उसे दूर दूर तक कोई कहीं नजर नहीं आता है। अरे सब कहाँ हैं? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे बहुत चिंता हो रही है। दीपांशी को कुछ समझ में नहीं आता और वो सड़क से एक बहुत बड़े पत्थर को उठाकर कांच के दरवाजों को तोड़कर घर के अंदर घुसती है। वो देखती है कि आर्यन के मुंह से झाग निकल रहा है और वो बेहोश पड़ा हुआ है। अब दीपांशी एक एक करके सबको कमरे से बाहर लेकर आती है। आसपास के लोगों से मदद लेकर वो सबको कार में बिठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाती है। आप अपनी बहू को बहुत बड़ा थैंक्स कीजिए जो सही वक्त पर वो आप सबको हॉस्पिटल ले आई, नहीं तो आज ऑक्सीजन की कमी के कारण आप सबकी मौत भी हो सकती थी। तभी घबराती हुई सहमी हुई दीपांशी सबके सामने आती है। आप लोग ठीक तो है ना? हाँ हम ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस मुंह से तुझसे बात करूं। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया बहू, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मुझे भी माफ कर दो दिव्यांशी। मैं जानता हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे माफ कर दो दिव्यांशी। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग माफी मत मांगिए। मेरे लिए तो यही बहुत है कि आप लोगों की जान बच गई। इस हादसे के बाद दिव्यांशी को उसके शीशे के ससुराल में बहू का दर्जा मिल जाता है, जिसके बाद वह अपने ससुराल वालों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगती है। अरे ये क्या सरिता, ये मैं क्या देख रही हूँ? अब इन लोगों ने तो दीवारों पर भी खेती करनी शुरू कर दी है। अरे छत, आंगन, घर, गली क्या कम थी जो तुम लोगों ने घर की दीवारों पर भी खेती करनी शुरू कर दी? अरे जानकी, सरिता बहन, इसे वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। बाहर के देशों में इस तरह की खेती की जाती है। तुम लोगों का तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे अच्छे खासे शहर के मोहल्ले को बिल्कुल गांव में बदल दिया है तुम लोगों ने। चलो सरिता, चलते हैं। शहर में रहकर भी क्यों पांचों बहुओं ने अपने पूरे घर को खेती से भर दिया था। पूरा घर सब्जी, फलों, बेल, अलग अलग पौधे और फूलों से भरा हुआ था। ये सब करने का इन पांचों बहुओं का कोई कारण था?
आइए इसे जानने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। हम लोग शुरू से ही गांव में रह रहे हैं, क्या ऐसे अचानक शहर में जाकर रहना ठीक रहेगा? अरे बाबा, हम कब तक इस गांव में रहेंगे और कब तक यूं छोटे मोटे काम करके 2 वक्त की रोटी खाएंगे? कल को हमारा परिवार बढ़ेगा तो क्या हम कम पैसों में अपना गुजारा कर सकेंगे? शहर में हम 5 भाइयों को ऊपर वाले की कृपा से अच्छी नौकरी मिल गई है, इसलिए हम सब शहर में ही रहेंगे। कल सुबह की 5 बजे की बस से हम सबको शहर जाना है, तो तुम लोग सारा जरूरी सामान बंद करके रख लो। 5 बहुएं घर का जरूरी सामान पैक कर देती हैं और अगले दिन ही पूरा परिवार सुबह सुबह की बस पकड़कर शहर पहुंच जाता है। उनके पति मिलकर 2 कमरों वाला एक छोटा सा किराए का घर लेते हैं। 2 कमरे वाले छोटे से घर को देख 5 बहुओं को ज्यादा खुशी तो नहीं थी, लेकिन अब उस घर में रहने के अलावा उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। 5 बहुएं मिलकर जल्दी से सारे घर की सफाई करती हैं और एक कमरे में बैठने सोने के लिए बिस्तर और एक कमरे में रसोई का सामान लगा देती हैं। अगले दिन से ही 5 बहू के पति अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। वहीं 5 बहुएं घर का सारा काम खत्म करके छत पर जाकर बैठ जाती हैं। मेरा तो यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। गांव में हम जल्दी काम खत्म करके कैसे सभी औरतों के साथ बैठकर हंसी मजाक करती थी, गाय भैंस चराने के लिए खेतों में जाती थी। पूरा दिन हमारा खेतों में ही गुजरता था। मुझे तो अपने गांव और खेतों की बड़ी याद आ रही है। मेरा तो हमारे खेतों के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। वहाँ कितनी हरियाली होती थी और ना ठंडी ठंडी ताज़ा हवा चलती थी। हमें तो बाजार से सब्जी लाने की भी कोई जरूरत नहीं थी, बस खेतों में गए, सब्जी तोड़ी और पकाकर खा लिया। लेकिन यहाँ देखो, 10 रुपए की मिर्ची के लिए भी मंडी जाना पड़ता है। 5 बहुएं एक दूसरे से बैठकर बात कर रही होती हैं कि तभी तारा की नजर अपनी पड़ोस में रह रहे लोगों की छत पर जाती है। उन लोगों की छत पर कई सारे अलग अलग फूलों के गमले लगे हुए थे जो दिखने में काफी सुंदर लग रहे थे। अरे जरा उन छत पर तो देखो, कितनी सुंदर सुंदर फूलों के गमले हैं। तारा, ये दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं ना। इन्हें देखकर तो मुझे हमारे आंगन में लगे हुए पुदीने, धनिया और मिर्च के पौधों की याद आ गई। जिस तरह इन लोगों ने अपनी छत पर फूलों के पौधे उगा रखे हैं, इसी तरह हम भी मिर्ची, धनिया, पुदीना, टमाटर, बैंगन के पौधे उगा सकते हैं, जिस तरह हमने अपने गाँव में उगाए थे। अरे हाँ तारा, हम ऐसा कर सकते हैं। 5 बहुएं मिलकर धनिया, मिर्च, पुदीना, लहसुन, अदरक, टमाटर के बीज लेकर आती हैं। हमने बीज ले लिए, लेकिन हम बिना गमले के इन्हें उगाएंगे कैसे? गमले तो काफी ज्यादा महंगे हैं और हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। साक्षी इतना बोल रही होती है कि तभी सावी हाथों में कुछ प्लास्टिक की बोतल लेकर आती है। अरे सावी, तुम ये कबाड़ी वाले से प्लास्टिक की बोतल क्यों लेकर आई हो, वो भी इतनी सारी? अब गमले तो इतने महंगे हैं कि हम उन्हें खरीद नहीं सकते, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम इन बोतल के अंदर ही बीज डालकर खेती करेंगे। सावी का ये जुगाड़ बाकी बहू को काफी पसंद आता है, जिसके बाद अब वो सभी उन प्लास्टिक बोतल के अंदर मिट्टी, बीज और वो पानी डालकर उन्हें छत पर रख देती हैं और कुछ दिनों के अंदर उसके अंदर से पौधे निकलने लगते हैं। अरे जरा ये तो देखो, इसमें से तो अब धनिया भी उगने लग गई है। हमारा ये जुगाड़ तो बड़ा ही कमाल का निकला। वैसे मैं सोच रही थी कि हमारे घर के आंगन में इतनी सारी जमीन खाली है, तो क्यों ना हम वहां पर भी कुछ सब्जियों की खेती कर लें, जैसे बैंगन, लौकी, टिंडे। फिर तो हमें अपने घर में ही मिल जाएंगे। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी, इससे हमारा मन भी लगा रहेगा और 4 पैसों की भी बचत होगी। सभी बहुएं मिलकर अपने आंगन में छोटे छोटे गड्ढे करने लगती हैं और उसके अंदर अलग अलग सब्जियों के बीज डाल देती हैं, जिसे देख उनकी कुछ पड़ोसन, अरे ये तुम लोगों का गांव नहीं, हमारा शहर है। ये खेती बाड़ी गांव में अच्छी लगती है, शहरों में नहीं। तुम तो हमारे शहर को गांव बनाने में लग गई हो। तो उसमें दिक्कत क्या है? आप शहरी लोग भी तो गांव में उगी हुई सब्जियां ही खाते हैं। अगर हम शहर में थोड़ी बहुत खेती करने लगेंगे तो उसमें तो हमारा ही फायदा है ना। प्रेरणा की बात सुनकर उसकी पड़ोसन जानकी मुंह बनाकर चली जाती है और फिर से 5 जुगाड़ू बहुएं अपने आंगन में खेती करने लगती हैं। कुछ दिनों में छत के साथ साथ उनके आंगन में भी सब्जियां होनी शुरू हो जाती हैं। वैसे खेती करके जो सब्जियां उग रही हैं, वो सब्जी हमारी जरूरत से ज्यादा ही हैं। कल भी 2 लौकी और 4 बैंगन सड़कर खराब हो गई थे, इसीलिए मैं सोच रही थी कि जो सब्जियां ज्यादा होती हैं, क्यों ना हम उन्हें मंडी में ले जाकर बेचें। इससे बचत के साथ साथ हम 4 पैसे भी कमा लेंगे। साक्षी का ये आइडिया बाकी चारों बहू को काफी पसंद आता है, जिसके बाद अब वो सब अपनी जरूरत के हिसाब से सब्जी निकाल कर बाकी सब्जियों को ले जाकर बाजार में बेचती हैं और 4 पैसे कमा भी लेती हैं। अरे प्रेरणा बहन, थोड़ा एलोवेरा और पुदीना मिलेगा क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं, जरूर। अब बेटी, मैं अभी लेकर आती हूँ। आप लोगों की खेती से हमें फायदा तो हुआ। कहाँ पहले हमें छोटी छोटी चीजों के लिए मंडी जाना पड़ता था और कहाँ हम आपसे ही सारी चीज ले लेते हैं।
ऐसे ही समय गुजरता रहता है। सबसे बड़ी बहू सावी को अखबार पढ़ने की आदत थी। घर का सारा काम खत्म कर सावी आंगन में बैठकर अपनी खेती को देखते हुए अखबार पढ़ रही होती है कि तभी सावी की नजर अखबार में छपी वर्टिकल फार्मिंग की हेडलाइंस पर जाती है। अरे ये वर्टिकल फार्मिंग तो दीवारों पर की जाती है, यानी कि हम लोग जमीन के साथ साथ दीवारों पर भी खेती कर सकते हैं। कई देशों में ऐसी खेती को अपनाया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। सावी जल्दी से अखबार लेकर छत पर बैठी बाकी बहुओं के पास जाती है और उन सबको वर्टिकल फार्मिंग के बारे में बताती है। लेकिन सावी, ये वर्टिकल फार्मिंग करना तो बहुत मुश्किल होगा ना? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो, इसकी विधि अखबार में भी लिखी गई है। हम लोगों ने आंगन छत पर इनकी खेती की है, तो क्यों ना अब दीवारों पर भी करें। आने वाले समय में जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो लोग इसी तरह की खेती करेंगे। अगर हम इसे अभी से ही शुरू कर दें तो कई सारे लोग इससे प्रेरित होकर इसे सीख सकते हैं। पांचों बहू का ये जुगाड़ अब तक का सबसे बढ़िया जुगाड़ था। पांचों बहुएं अखबार से वर्टिकल फार्मिंग के बारे में कई तरह की चीज जानती हैं और वर्टिकल फार्मिंग अब अपने दीवारों पर करने लगती हैं। ये देख उनकी कुछ पड़ोसनों का मुंह बन जाता है। अरे बस भी करो, तुम तो कुछ दिनों में हमारे शहर को पूरा गांव ही बना दोगी। जमीन छत कम थी क्या जो अब दीवारों पर भी खेती करने लग गई हो? और नहीं तो क्या, जब से ये पांचों गांव से आई हैं तब से मुझे तो ऐसा लगता है कि शहर की किसी मोहल्ले में नहीं बल्कि गांव के किसी कस्बे में रह रही हूँ। पहले हमारी गली में एक भी गाय नहीं आती थी, लेकिन इनकी खेती की वजह से आए दिन हमारी गली में कितनी सारी गाय आती है। उन लोगों की ऐसी बातें सुनकर भी पांचों बहू को अब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी खेती का काम जारी रखती है। ये देखो, हमने जो छत पर मिर्ची धनिया के साथ साथ फूलों की भी खेती की थी ना, उनसे मैंने ये मालाएं बनाई हैं। अब इन मालाओं को हम मंदिर के बाहर पूजा के लिए बेच सकते हैं। पांचों बहुएं इसी तरह अपनी खेती के काम को जारी रखती हैं, लेकिन अब उनसे जलने वाले लोग इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो मोहल्ले की कम्युनिटी में उन बहू की शिकायत कर देते हैं। इनकी खेती करने की वजह से हमारी गलियां अब गाय कुत्तों से भरी रहती हैं। और नहीं तो क्या, पूरी गली में कितनी ज्यादा गंदगी फैल गई है इनकी खेती करने की वजह से। आप लोग क्यों झूठ कह रहे हैं? हमारी वजह से गलियों में कोई भी गंदगी नहीं फैली है, बल्कि खेती से हम सबका फायदा ही हुआ है। लेकिन बहन जी, इसमें फायदा तो आप लोगों का है ना, हमारा कैसा फायदा है? इसलिए हम लोगों का फैसला है कि आप लोगों को अपनी ये खेती बंद करनी होगी, वरना आप लोगों को इस मोहल्ले से निकाल दिया जाएगा। कम्युनिटी मैनेजर की बात सुन पांचों बहुएं काफी परेशान होती हैं कि तभी रुक जाइए, इनकी खेती से किसी को कोई नुकसान नहीं है। मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, मुझे सांस लेने में दिक्कत आती है। इन पांचों बच्चियों को देखकर मैंने भी अपने घर की गैलरी में थोड़े बहुत बेलों और पौधों की खेती की, जिससे अब मैं शहर में रहकर भी ताजी हवा ले सकता हूँ। और नहीं तो क्या, पूरा शहर प्रदूषण से भरा है। अगर हम इसमें थोड़ी सी खेती फसल और पौधे उगाकर इस प्रदूषण भरे माहौल में सांस लेंगे तो उसमें हमारा कैसा नुकसान? मोहल्ले के कई सारे लोग उन पांचों बहुओं के हित में बोलते हैं, जिसके चलते अब कम्युनिटी मैनेजर को अपना फैसला बदलना पड़ता है और अब पांचों बहुएं बिना किसी परेशानी के अपनी खेती के काम को जारी रखती हैं और मोहल्ले में कई सारे लोग भी अपने आंगन छतों पर इस खेती को करना शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, आपने भी ऐसी खेती बाड़ी अपने छत पर कर रखी है? तो किस चीज का पौधा आपने लगा रखा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।